हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसी लाइन। मैं हूं सीएस अनिल। आरंभ सीरीज में बच्चों आपका स्वागत है। मेरे सीएस डबलईटी स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 4 फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, हो सकता है आपने बहुत सारी चीजें अभी तक इसकी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस ना करी हो। ठीक है, हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं क्या क्या है चैप्टर में फटाफट से। लेट्स गो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू दी फाइनेंशियल मार्केट्स। हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स है ही क्या? सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट टर्म से आप क्या समझते हैं? तो बेसिकली एक ऐसी मार्केट जहां पर फाइनेंशियल असेट्स का ट्रेडिंग होता है। किसका ट्रेडिंग होता है? फाइनेंशियल असेट्स का। और फाइनेंशियल असेट्स क्या होते हैं बच्चों? इक्विटीज, बॉन्ड्स, करेंसीज, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज। ये सारी चीजें जहां पर ट्रेड होती है उसी मार्केट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फाइनेंशियल मार्केट। सिंपल है। रोल की बात करें अगर इकोनॉमी में क्या है, अब देखो जितना ज्यादा इसमें ट्रेडिंग होगा उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आएगा कनेक्शन, और इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, इंप्लॉयमेंट में भी तो पार्टिसिपेट करेगा। और उसके अलावा कैपिटल फॉर्मेशन, जितना ज्यादा इन मार्केट्स में इन्वेस्ट होता है उतना ज्यादा हमारी एक्सेलरेट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ की, नहीं है ना? तो देखते हैं क्या क्या होगा। कैपिटल फॉर्मेशन होगा बिजनेस के लिए। कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट्स का बढ़ना। इस कैपिटल फॉर्मेशन एनेबल दी प्राइस डिस्कवरी थ्रू सप्लाई एंड डिमांड। जब सप्लाई और डिमांड मीट होता है तो हमने एक बात पढ़ी है कि मार्केट फोर्सेज होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के। तो जितना ज्यादा इन मार्केट्स में ट्रेडिंग होती है उतना सप्लाई डिमांड से क्या होता है? प्राइस डिस्कवर होता है, प्राइस पता लगता है। एलोकेट द रिसोर्सेज एफिशिएंटली अक्रॉस द सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर्स में जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो भी सही तरीके से हो पाता है। ठीक है बच्चों। प्रोवाइड द रिस्क मैनेजमेंट टूल्स और सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली ये मार्केट्स कहीं ना कहीं हमारा रूट सिस्टम है पूरी इकोनॉमी का, कि इन मार्केट्स में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उतना फंड्स का इंजेक्शन होता है इकोनॉमी में, और सारे ऑल टुगेदर ओवरऑल इकोनॉमी में डेवलपमेंट होती है। चाहे आप उसको ग्रोथ बोले, इनोवेशन बोले, एम्प्लॉयमेंट बोले, या फिर आप बोले एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो हर एस्पेक्ट से इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक वेल रेगुलेटेड ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम है। ये एक मार्केट ऐसी है जहां पर एक सही तरीके से रेगुलेट हो रहा है। रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है जो पूरा फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती है? दैट इज सेबी। सेबी ही है जो पूरा स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, जो पूरा सिस्टम जिसके अंडर गवर्न होता है। ठीक है, तो एक रेगुलेटेड मार्केट है, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होता है, विच रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑफर्स द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। डिफरेंट इन्वेस्टर्स आते हैं यहाँ पर अपना पैसा लगाते हैं, एंड एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है तो कैपिटलिस्ट के भी फीचर्स इन्वॉल्व है। तो कैपिटलिस्ट यानी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो अपने फंड्स को सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से लगा पाते हैं विद द मिनिमम ऑफ रिस्क, विद मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। ठीक है ना? कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर ये मार्केट फेल हो जाए तो इकोनॉमी में डिस्ट्रप्शन भी देखने को मिल सकता है, इकोनॉमी में रिसेशन भी देखने को मिल सकता है, इकोनॉमी डाउन भी जा सकती है, राइट? तो कैन लीड टू इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सुना होगा आप लोगों ने लेमन लैंग्वेज में कि मार्केट डाउन चल रही है आजकल, मार्केट गिर गई, मार्केट क्रैश हो गई, तो ये उसी के बारे में बात हो रही है। तो अगर ये मार्केट्स फॉल होती है तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट भी इकोनॉमी में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, चलो फंक्शंस की बात करें बच्चों, एक तो मैंने भी बताया आपको कि कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कि जितना ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसमें पूल होते हैं, उनका फंड्स एक जगह पूल होता है तो इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन और ज्यादा होती है, राइट? उसके अलावा प्राइस डिस्कवरी हमने बात करी, एफिशिएंट तरीके से कैपिटल का एलोकेशन, सही जगह पे कैपिटल का पहुंचना। ठीक है बच्चों, रिस्क को मैनेज करना। जब आप डेरिवेटिव्स एंड अदर टूल्स यूज करते हो तो आपका फाइनेंशियल रिस्क उसमें मैनेज होता है। व्हाट आर दी डेरिवेटिव्स? थोड़ा सा अगर समझे, देखो मैं मानता हूं कि आपने बहुत सारे बच्चों ने चीजें पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, लेकिन हम थ्योरेटिकली इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी अपनी कोई खुद की वैल्यू नहीं है, उनकी वैल्यू दूसरे इंस्ट्रूमेंट से डिराइव होती है। ठीक है, आप इतना समझ सकते हैं कि ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनकी अपनी कोई खुद की वैल्यू नहीं है पर वो दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से अपनी खुद उनकी वैल्यू डिराइव करते हैं, कि उनकी वैल्यू में अगर चेंज आएगा तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में चेंज आएगा। तो दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स। ठीक है बच्चों, सो डेरिवेटिव्स एंड अदर टूल्स हेल्प टू मैनेज द फाइनेंशियल रिस्क। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, कितने तरह की फाइनेंशियल मार्केट देखने को मिलती है? एक हम कह सकते हैं सबसे पहले बच्चों कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब जब भी कहीं पर कैपिटल वर्ड आता है, कैपिटल मार्केट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब चीजें आप पढ़ते हो, तो हम यानी कि एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट की बात करते हैं कि कोई चीज हो रही है फॉर अ लॉन्ग टर्म, है ना? तो कैपिटल मार्केट में भी लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट। तो एक ऐसी मार्केट जहां पर फंड्स किस लिए, कितने टाइम के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल मार्केट। क्या क्या आएगा इसमें? स्टॉक मार्केट्स आएंगी, एनएससी, बीएससी, नाम सुना होगा आपने। कंपनीज इश्यूज शेयर्स टू रेज द इक्विटी कैपिटल।
पढ़ा ना आपने, अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा होगा डेफिनेटली कि कंपनीज क्या करती है, शेयर्स इशू करती है जिनसे उनका पैसा रेज होता है, पब्लिक से वो पैसा उठाते हैं, तो वो सारा किसके अंदर होता है, कैपिटल मार्केट के अंदर। ठीक है बच्चों, बॉन्ड मार्केट इसके अंदर आता है। गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो डेट सिक्योरिटीज इशू करती है। नाउ व्हाट आर बॉन्ड्स, थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, बॉन्ड्स है कि गवर्नमेंट एक अगर पब्लिक से लोन लेना चाहती है, एक तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से लोन लेती है और उसके बदले वो आपको एक डॉक्यूमेंट देती है जो कि गारंटी करता है उस पेमेंट को, जो आपको फ्यूचर पेमेंट सिक्योर करेगा, प्लस थ्रू आउट टाइम जब तक वो बॉन्ड आप होल्ड करोगे तब तक गवर्नमेंट से आपको इंटरेस्ट भी आता रहेगा रेगुलर बेसिस पे। दिस इज गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट बॉन्ड और ये सारे भी यानी कि किसके अंदर कवर्ड है, कैपिटल मार्केट में। नाउ इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, इशूड बाय कंपनीज। जब कंपनी सेम तरीके के बॉन्ड इशू कर रही है तो वो यहां वो ये वाले बॉन्ड बन जाते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, गवर्नमेंट इशू करेगी तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। उसके बाद आता है कमोडिटी मार्केट, यानी यहां पर कमोडिटीज का ट्रेड होता है। कमोडिटीज में हमारे पास दो तरीके की, हार्ड कमोडिटीज और सॉफ्ट कमोडिटीज, बात करेंगे अभी। पर्पस क्या है, फॉर ट्रेडिंग ऑफ प्राइमरी गुड्स लाइक एग्रीकल्चर, मेटल और एनर्जीज, इस तरह की चीजों का जहां पर ट्रेड होता है उसको बोलते हैं बच्चों कमोडिटी मार्केट। फंक्शन क्या है, प्राइस डिस्कवरी एंड रिस्क मैनेजमेंट, सेम है तो सेम बात होगी। हेजिंग अगेंस्ट प्राइस वोलेटिलिटी। व्हाट इज हेजिंग, हेजिंग का मतलब है मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। जब आप ट्रेड को इस तरीके से करते हो कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर देते हो, मतलब आप अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, राइट, या फिर कम से कम कॉस्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अपनी रिस्क को जब मिनिमाइज करके चलते हैं बच्चों तो उसको हम बोलते हैं हेजिंग करना। स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में हेजिंग टर्म यूज होती है फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। तो यहां पर किसके अगेंस्ट हेजिंग हो रही है, अगेंस्ट द प्राइस वोलेटिलिटी, यानी प्राइस फ्लक्चुएशन जो आती है उसके अगेंस्ट आप रिस्क को मिनिमाइज करके चल रहे हो। ठीक है बच्चों, चलो दो बात करी हमने, देखो सॉफ्ट और हार्ड कमोडिटी। सॉफ्ट में क्या क्या आ जाती है, एग्रीकल्चर लाइक व्हीट, कॉटन, स्पाइसेस, और हार्ड कमोडिटीज में आ जाती है माइंड एक्सट्रैक्टेड लाइक गोल्ड, क्रूड ऑयल और मेटल्स। ये सारी कमोडिटीज होती है हार्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इन कमोडिटीज का जिस मार्केट में ट्रेड होता है उसको हम बोल देते हैं बच्चों कमोडिटी मार्केट। सिंपल है। चलो फिर आता है मनी मार्केट। नाम से पता लग रहा है किस बारे में बात हो रही है, यहां पर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म वाला था तो कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म वाली डीलिंग जहां पर हो रही है तो मनी मार्केट। और जहां पर कितने टाइम की बात हो रही है, अप टू 1 ईयर, स्पेसिफिकली अप टू 1 ईयर तक की ट्रेडिंग्स होते हैं यहां पर, और मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स की जो कि इजिली कन्वर्टेबल इनटू मनी है, यहां पर लिक्विडिटी बहुत अच्छे से मेंटेन होती है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं मनी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। ये वाली भी चीजें बहुत सी बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिकली इनको देखा नहीं होगा किस तरह से होती है, अब तो खैर सब ऑनलाइन हो गए। तो ये सारी चीजें ट्रेड होती है इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो मनी मार्केट में इनके प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं जैसे बॉन्ड होता है। ठीक है ना, तो इन सब चीजों का ट्रेड जहां पर होता है इनको हम बोलते हैं मनी मार्केट। क्या क्या यूजेज है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मेंटेन, मैंने बताया आपको। ऑल्टरनेटिव टू द बैंक लोन्स, आप बैंक से लोन लो तो उसकी जगह क्या है, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, इनमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। उसके अलावा आरबीआई यूजेज इट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस। आरबीआई जब इकोनॉमी में मनी का सप्लाई ज्यादा करना हो या कम करना हो, तो आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी कि क्या करता है वो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, है ना, इसको शॉर्ट में OMO बोल देते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल एंड परचेज करी जाती है, जिसकी हेल्प से इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाया या कम करा जाता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स यही वाले हैं जो गवर्नमेंट यूज करती है, सेलिंग एंड परचेज करा जाता है इन इंस्ट्रूमेंट्स का इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाने या कम करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो डेरिवेटिव मार्केट एक हमने डिस्कस किया था कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी वैल्यू अपनी नहीं है, उनका कोई अंडरलाइंग असेट है जिससे उनकी वैल्यू डिराइव होती है। कोई अंडरलाइंग असेट है कि उसकी वैल्यू में जब चेंज होगा तो गिवन इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू में भी चेंज आएगा। तो पर्पस क्या है, ट्रेड इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग असेट। ठीक है बच्चों, यूज्ड फॉर हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। हेजिंग का मतलब क्या हो गया, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। और स्पेकुलेटिव मतलब, स्पेकुलेशन जब आप क्या करते हैं उसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ऐसे कम में परचेज किया, प्राइस बढ़ने का वेट किया और प्राइस बढ़ा तो बेच दिया, तो दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। कितने टाइप्स के, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। नए नए नाम है आप लोगों के लिए, समझता हूं मैं। फ्यूचर्स नाम से पता लग रहा है, जहां पर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है फॉर फ्यूचर सेल, मतलब पेमेंट अभी होगी पर जो डिलीवरी है सिक्योरिटीज की वो बाद में होगी, या सिक्योरिटीज अभी डिलीवर होगी इसकी पेमेंट बाद में होगी। तो दीज आर कॉल्ड फ्यूचर्स। फॉरवर्ड में क्या हो गया, कस्टमाइज ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। ये OTC मतलब ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें भी इसी तरह से डील होता है पर ये कस्टमाइज हो जाते हैं, थोड़े से कस्टमाइज में बनते हैं, तो इसलिए हम इनको फॉरवर्ड्स बोल देते हैं। नाउ ऑप्शंस आर राइट्स नॉट ऑब्लिगेशंस। दीज आर दी राइट्स टू सेल और बाय एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। पहले से एक प्राइस डिसाइड होगा जिसके ऊपर आप शेयर्स में ट्रेड करोगे, और उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, ऑप्शंस। मतलब क्या बोलते हैं कि राइट नहीं है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको करना है, पर आपके पास राइट आप कर सकते हो, यू हैव ऑप्शन।
स्वैप्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लोज, दैट इज इंटरेस्ट रेट और करेंसी स्वैप्स। जब आप स्वैप्स करते हैं कैश फ्लोज को, एक सिक्योरिटी के कैश फ्लो को दूसरे सिक्योरिटी के कैश फ्लो से, तो दीज आर कॉल्ड स्वैप्स। ठीक है, मार्केट टर्म्स है। जब आप रियलिटी में कभी अगर ट्रेड करते हैं तो आप इनको ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। हम तो अभी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, पर आप जब इनको प्रैक्टिकल देखेंगे, स्टॉक मार्केट डील करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है बच्चों, चलो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, नाम से पता लग रहा है फॉरेक्स, जहां पर फॉरेन करेंसीज का ट्रेड होता है। आप कोई भी करेंसी कम प्राइस में परचेज कर सकते हैं जिसका प्राइस डाउन चल रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने येन परचेज करा, ठीक है, इंडियन रुपीस का आपने कन्वर्जन रेट चेक कर लिया कितना चल रहा है, और आपने इसको परचेज कर लिया। फिर आपने इसको कन्वर्ट कर लिया डॉलर में, जो भी रेट चल रहा था। फिर डॉलर से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया किसी और करेंसी में, लेट्स सपोज पाउंड में कन्वर्ट कर लिया, जो भी साइन होता है। फिर आप इसको फाइनली रुपी में कन्वर्ट करके ले, तो आपने इतना जो ट्रेड करा सारा घुमाया। ऐसा करने से जो ओरिजिनली आपने मनी इन्वेस्ट किया था इसके अंदर, ओरिजिनली तो आपने मनी इन्वेस्ट किया था रुपी, मतलब अपना इंडियन करेंसी से आपने येन परचेज किया, फिर डॉलर, फिर पाउंड, और फाइनली रुपी में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने देखा कि इनिशियली आपने जो इन्वेस्ट करा था और फाइनली आपको जो मिला रुपी, वो ज्यादा हो गया, बढ़ गया पैसा। तो ये क्यों आया? क्योंकि आपने सही तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग का यूज करा, कि आपने करेंसीज को सेल और परचेज अकॉर्डिंग टू उनके प्राइस के हिसाब से करा, और ट्रेड को घुमा के रुपीस से शुरू करके वापस रुपीस पे आ गए, और आपका अल्टीमेटली जो मनी की रुपी में जो वैल्यू थी वो बढ़ गई। तो इसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है बच्चों, पर्पस क्या है? ट्रेडिंग ऑफ करेंसीज, सीधा सीधा करेंसी ही सेल परचेज होती है यहां पर, कोई शेयर्स नहीं, कोई कमोडिटीज नहीं। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है? बैंक्स है, कॉर्पोरेशंस है, आरबीआई और इन्वेस्टर्स। क्या यूजेज है? फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स, आरबीआई इंटरवीन्स। देखो, एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे यानी कंट्री से बाहर अगर कभी भी पैसा जा रहा है या आ रहा है, तो आरबीआई तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। आरबीआई ऑलवेज इन्वॉल्व होगा इन केसेस में जहां पर कभी भी पेमेंट इंडिया से बाहर जाएगी या आएगी। ठीक है बच्चों, तो आरबीआई विल इंटरवीन एट स्टेप टू स्टेबलाइज द इंडियन रुपीस। कॉर्पोरेट्स हेज दी करेंसी रिस्क, कॉर्पोरेट जो है वो करेंसी रिस्क को क्या करके चलेंगे? हेज बोले तो मिनिमाइज करके चलेंगे इसको ऑलवेज। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी पता है आप लोगों को? क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट का पार्ट है। अभी फिलहाल इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते अभी कहीं ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। इट इज नॉट अ लीगल मनी, इट इज नॉट अ लीगल टेंडर मनी, इट इज नॉट अ अलाउड मनी टू ट्रांजैक्ट। आप सिर्फ ट्रेड अभी भी अब जाके ट्रेड कर सकते हो, मतलब आप कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक्सचेंजेस है, जैसे ये दो मैंने आपको एग्जांपल दिए यहाँ पर, इनमें जाके आप यूज मतलब उनको आप इंडियन करेंसी से परचेज करो और वापस सेल करके इंडियन करेंसीज में कन्वर्ट कर लो, इतना कर सकते हो। पर डायरेक्ट किसी डिजिटल करेंसी को आप कुछ सेल परचेज करने के लिए यूज नहीं कर सकते अभी फिलहाल इंडिया में। ठीक है बच्चों, तो ट्रेडिंग ऑफ डिजिटल एसेट की बात हो रही है क्रिप्टो करेंसीज में, बिटकॉइन और एथेरियम, ऐसे और बहुत सारे होते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। यूजेज क्या है? इन्वेस्टमेंट, स्पेक्यूलेशन एंड एक्सेस टू डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ठीक है जी, ये क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के बारे में बात है। आगे देखते हैं। स्पॉट मार्केट, नाम से क्या पता लग रहा है? स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट, कि आज ही एक्सचेंज होगा सिक्योरिटीज का और आज ही पेमेंट होगा। ठीक है ना? इमीडिएट डिलीवरी ऑफ असेट्स एट करंट प्राइसेस लाइक गोल्ड, क्रूड ऑयल और इक्विटीज। इन केसेस में फ्यूचर में ट्रांसफर नहीं होती पेमेंट, ऑन द स्पॉट ही होती है बात। ठीक है ना? यूजेज क्या है? टू फुलफिल द इमीडिएट बिजनेस और ट्रेडिंग नीड्स। तो इस तरह की मार्केट जहां पर सेम टाइम पर ही डिलीवरी और पेमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट। ठीक है बच्चों, चलो। इंटर बैंक लेंडिंग मार्केट, ये भी आपको कुछ नाम से आइडिया लग रहा होगा, जब बैंक्स के बीच में आपस में कुछ लेंडिंग होती है, लाइक शॉर्ट टर्म लेंडिंग्स, बोरिंग्स बिटवीन द बैंक्स। बैंक्स आपस में ही डीलिंग्स कर रहे हैं, राइट? मैनेजेस डेली लिक्विडिटी एंड प्रिवेंट्स दी शॉर्टेज। अब किसी बैंक के पास शॉर्टेज या दूसरे बैंक के पास सरप्लस है, तो उन्होंने उसके शॉर्टेज को पूरा कर दिया एक लोन की फॉर्म में, एक लिक्विडिटी, ताकि बैंकिंग सिस्टम में मेंटेन रहे। फैसिलिटेटेड बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन इसको मैनेज करता है? अथॉरिटी है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। नाउ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, द फाइनेंशियल सिस्टम इज अ नेटवर्क दैट चैनल्स फंड्स फ्रॉम सेवर्स, दैट इज हाउसहोल्ड्स, टू द बोरोवर्स। जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसे काम करता है? आपको पता है बैंक्स अर्न कैसे करते हैं? कोई भी बैंक से उनका मेन अर्निंग क्राइटेरिया क्या है? कि डिपॉजिटर से पैसे लो और बोरोवर्स को दे दो। भाई डिपॉजिटर जो होंगे बैंक के पास पैसे डिपॉजिट करेंगे, बैंक उसको उठा के किसको दे देंगे? बोरोवर्स को। और इसके बीच में बैंक कैसे कमाएगा? बैंक ऐसे कमाएगा कि डिपॉजिटर्स को फॉर एग्जांपल वो देगा 10% इंटरेस्ट, और जो बोरोवर्स है इनसे चार्ज करेगा फॉर एग्जांपल 15% इंटरेस्ट। तो जो बीच का 5% है वो क्या है? बैंक की अर्निंग है।
भाई इनसे पैसा लिया, इनको 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं और उस पैसे को आगे किसी और को दे रहे हैं, उनसे 15% ले रहे हैं। तो बैंक की जो मेन अर्निंग है वो ये है। तो असल में क्या करा, जो डिपॉजिटर्स थे या जो सेवर्स थे, जो पैसा सेव करते थे अपना, उनके पैसे को चैनलाइज कर दिया, आगे मूव कर दिया मार्केट में, और ऑल टुगेदर पूरी इकोनॉमी रनिंग में आ जाती है। तो बैंक ये वाला काम करते हैं, फंड्स को इधर से उधर मूव करने का, चैनलाइज करने का। तो ये सारा जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है, राइट। तो फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है, फिर से फाइनेंशियल सिस्टम एक नेटवर्क है दैट चैनल्स द फंड्स फ्रॉम सेवर्स, दैट इज हाउसहोल्ड्स, टू द बोरोवर्स व्हिच मे बी बिजनेस और गवर्नमेंट, फॉर प्रमोटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएशन। तो सारा बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो असल में हमारी इकोनॉमी में फंड्स को मूव करने का काम करता है। कि फंड्स जब हम बैंक में डालते हैं तो बैंक के पास वो रखे नहीं होते एक जगह पे, बैंक में उनको आगे चैनलाइज करता है ताकि इकोनॉमी में एक सर्कुलेशन ऑफ मनी बना रहे और अल्टीमेट इकोनॉमी की ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन होता रहे। ठीक है बच्चों, चलो क्या मेन फंक्शंस है जो भी हमने बात करी। एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स समझ आ गया होगा कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स यानी सेविंग्स को सही जगह लगाना और उनसे इकोनॉमी में ग्रोथ करना, यानी इसको मल्टीप्लाई करना, और है ना। प्रोविजन ऑफ फंड्स, फंड्स के लिए प्रोविजंस क्रिएट करना, लाइक बैंक्स, एनबीएफसीज, कैपिटल मार्केट, सप्लाई फंड्स फॉर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट्स। मतलब इनको एक तो प्रोविजन तो बनाना, प्लस इन वाली ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स प्रोवाइड करना। यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड की बात कर रहे हैं, फंड्स को प्रोवाइड करना। एनबीएफसी समझते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। क्या होती है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज? एक ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो बैंक तो नहीं है पर बैंक की तरह काम करते हैं। दे प्रोवाइड लोन्स बट वो फिर भी बैंक नहीं है, दे आर एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग बट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज व्हाई द नेम इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सो देर आर सम एनबीएफसीज जिनका काम होता है लोन देने का, बट दे आर नॉट बैंक्स। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम में इनको फंड्स कहां से मिलते हैं? ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है कि इनके पास भी फंड्स चैनलाइज होकर पहुंचते हैं और ये फिर आगे लोगों को लोन देते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है फैसिलिटेटिंग दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। पूरी इकोनॉमी में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को मैनेज करना और चलाना, पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जो आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं ना, यूपीआई वगैरह करते हैं, वो सारा फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ही मैनेज होता है। तो उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो डेवलपिंग दी फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट को बनाना सही तरीके से और इस तरीके से बनाना कि उसके अंदर लिक्विडिटी ऑफ फंड्स मेंटेन होकर रहे हमेशा। प्रमोट दी स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी मार्केट फॉर बेटर लिक्विडिटी एंड प्राइस डिस्कवरी। ठीक है, प्राइस डिस्कवरी कैसे? बाय मैनेजिंग दी डिमांड एंड सप्लाई। फिर आते हैं बच्चों प्रोवाइडिंग लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क मतलब एक लीगल अथॉरिटी, एक लीगल बाइंडिंग सिस्टम बनाना ताकि उसके अंदर काम हो और सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होकर रहे। ठीक है ना। रेगुलेटर्स लाइक आरबीआई और सेबी एंश्योर्स दी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। तो एक सिक्योरिटी रहती है कि इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो डूबेगा नहीं, क्योंकि सेबी और आरबीआई की नजर ऑलवेज इनके ऊपर रहती है। ठीक है ना। ऑफरिंग फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज, ये भी एक पार्ट ऑफ फंक्शन हो सकता है इनका, पार्ट ऑफ वर्क है ना, कि अपना फाइनेंशियल और एडवाइजरी सर्विसेज देना। समटाइम्स जो आरबीआई है वो कोई रूल पास नहीं करता कमर्शियल बैंक्स को कि ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो या बढ़ा दो। समटाइम्स वो सिर्फ एक एडवाइजरी इशू कर देते हैं कि इट विल बी बेटर फॉर द इकोनॉमी अगर आप ऐसा करोगे। तो कोई एक एडवाइस कर दिया जाता है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल सिस्टम में अगर ये चेंज कर लोगे, या जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम कर दो, या सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ लोगों को लोन दो, जिनका ये वाला बिजनेस है उनको लोन देना बंद कर दो, कुछ ऐसी एडवाइस। दीज आर एन एग्जांपल्स। तो कुछ भी एडवाइजरी आरबीआई इशू कर सकता है बाकी कमर्शियल बैंक्स को। सेम गोज विथ सेबी, सेबी भी कर सकता है। तो ये जो इनकी एडवाइजरीज है ये भी किस लिए होती है? ताकि इकोनॉमी सही तरीके से काम करे, है कि नहीं। तो ये उसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल और एडवाइजरी सर्विसेज। ठीक, तो इंक्लूड द बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसीज। ठीक है बच्चों, चलो अब आते हैं कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, क्या क्या यूज होता है? सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो अभी हमने डिस्कस करे, जिसके अंदर बैंक्स वगैरह सब आ जाएंगे, राइट। इंटरमीडिएट जो होते हैं सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में, जो बीच वाले लोग हैं जो सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में फंड्स को लेते हैं। बोरोवर्स सेवर्स को भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, बोरोवर से उनको फंड प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी नीड्स के हिसाब से, पर उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो बीच में जो इंटरमीडिएट है वो सारा फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ही आता है, और वो मेनली कौन है? बैंक्स या एनबीएफसीज हो सकते हैं, राइट। तो क्या क्या देखो, इंटरमीडिएट में बैंक्स, एनबीएफसीज या म्यूचुअल फंड्स। नॉन इंटरमीडिएट में स्टॉक ब्रोकर और अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स तो समझते हो आप? अंडर राइटर्स कौन होते हैं? जो मिनिमम सब्सक्रिप्शंस आपका पूरा करते हैं कंपनीज की। जब कंपनी को शेयर्स इशू करती है तो उनके मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा करने की जो गारंटी लेते हैं, दैट आर अंडर राइटर्स, राइट। रेगुलेटर्स में सेबी, आरबीआई और आईआरडीए, ये सारी अथॉरिटीज हैं जो मैनेज करती हैं फाइनेंशियल सिस्टम को कि कोई भी चीज़ विदाउट ट्रांसपेरेंसी या विदाउट चेकिंग मूव नहीं होती। ठीक है ना। फंक्शंस क्या है? मोबिलाइज द सेविंग, प्रोवाइड क्रेडिट, ऑफर एडवाइजरी सर्विसेज। ये बातें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, कि आपकी सेविंग्स को उठा के आगे चैनलाइज करना, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना,
और क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना प्लस एडवाइजरी सर्विसेज देना। ये सारा काम किसका होता है? हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का होता है। ठीक है बच्चों, चलो जी, फिर आता है फाइनेंशियल मार्केट्स। इससे पहले था हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन सा आता है? प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग एंड ट्रेडिंग, वो तो था सिर्फ बोरोवर्स और सेवर्स के बीच में एक प्लेटफॉर्म। यहां पर बात हो रही है स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड? ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो कौन कौन से पीछे डिस्कस करे थे? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज और क्रेडिट मार्केट। ये सारे हमने डिस्कस किए पीछे, है ना। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म होता है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। फॉरेन एक्सचेंज में करेंसी की ट्रेडिंग होती है। क्रेडिट मार्केट में क्या होता है? लोन्स फ्रॉम बैंक्स और एनबीएफसीज। ये सारा किसका पार्ट है बच्चों? फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। सिंपल है ये तो। चलो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये ट्रेडेबल एसेट्स जो कि हम फ्यूचर में कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको हम क्लेम कर सकते हैं फ्यूचर में कैश में, दैट आर ट्रेडेबल एसेट्स और वी कैन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स। मतलब आप इन्हीं में तो ट्रेड करते हो। और बाद में ये क्यों ट्रेड करते हो इनको? क्योंकि आपको अल्टीमेटली इनको कैश में कन्वर्ट करना होता है फ्यूचर में, राइट। सो दीज आर दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन विच वी ट्रेड बिकॉज दे आर कन्वर्टेबल इनटू द कैश इन द लॉन्ग टर्म और इन शॉर्ट टर्म। नाउ फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या है? प्रोवाइडर्स, सर्विसेज और रोल। प्रोवाइडर्स में क्या है? असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज जो असेट लायबिलिटी मैनेज करती है, दीज आर दी फाइनेंशियल सर्विसेज। और लीजिंग, म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्रेडिट रेटिंग एंड वेंचर कैपिटल। ये सारी की सारी सर्विसेज होती है हमारी जो प्रोवाइड होती है फाइनेंशियल सिस्टम में। ठीक है जी। रोल क्या है? टू हेल्प रेज फंड्स, मैनेज इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेट दी ट्रांजेक्शंस। तो मेन बात है कहीं ना कहीं वही है फाइनेंशियल सिस्टम में कि ट्रांसपेरेंसी, ट्रांजेक्शंस को मैनेज करना। ठीक है। वेंचर कैपिटल समझते हो, जो न्यू बिगिनर्स या न्यू आइडियाज जिनके पास होते हैं, जो इकोनॉमी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं पर उनको फंड्स की शॉर्टेज होती है, तो उनको वेंचर कैपिटलिस्ट की जरूरत होती है, जिनको इनिशिएट करे, जिनको इनिशियल फंड्स प्रोवाइड करे ताकि वो अपनी जगह मार्केट में बना सके। ठीक है, तो ये सारा सर्विसेज भी हमारी किसके अंदर आ जाती है? फाइनेंशियल सर्विसेज, ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम में, राइट। चलो, मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, बहुत बेसिक बात है। फैसिलिटेट ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब मनी की हेल्प से ही तो ट्रेड होता है। जब आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो अल्टीमेटली वो किस फॉर्म में कर रहे हो? मनी की फॉर्म में। तो मनी की फॉर्म में जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो उसी से हमारा ट्रेड होता है। ठीक है बच्चों, चलो। नाउ की फीचर हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कौन कौन से फीचर्स हैं? एक तो सेविंग्स को एक्सेलरेट करना। कैसे एक्सेलरेट करेगी? बाय फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स टू मोबिलाइज द सेविंग। आप सेविंग जो करते हो आगे, फिर से वही वाली बात, बैंक्स उनको आगे चैनलाइज करता है, सही जगहों पे लगाता है और उसके ऊपर और इंटरेस्ट जनरेट करके आपको प्रोवाइड करता है, राइट। और बूस्ट दी नेशनल आउटपुट। जितने ज्यादा प्रोवाइडर्स होंगे फंड्स के फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, उससे हमारी जीडीपी और क्या बढ़ेगी? बढ़ेगी ना जीडीपी। जितने ज्यादा फंड्स प्रोवाइड होंगे, जितना ज्यादा पैसा इंजेक्ट होगा इकोनॉमी में, उतना ज्यादा जीडीपी ग्रो करेगी। इन्वेस्टर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो हमारी आरबीआई और सेबी है वो सेफ और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस की गारंटी लेती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। इस बात को कौन इंश्योर करता है? आरबीआई और सेबी। फिर इकोनॉमिक में डेवलपमेंट, कॉमन पॉइंट जो हर जगह देखने को मिलता है, रेजेस द लिविंग स्टैंडर्ड एंड सपोर्ट द वीकर सेक्शन वाया रूरल कोऑपरेटिव्स बैंक्स। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि रूरल एरियाज में जो क्रेडिट फैसिलिटीज है उसके थ्रू मैनेज करा जाता है कि जो वीकर सेक्शंस है उन तक भी सारी फैसिलिटीज पहुंच सके और ओवरऑल इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो सके। ठीक है बच्चों। फाइनेंशियल डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग। डीपनिंग का मतलब क्या है? राइज इन फाइनेंशियल एसेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और ब्रॉडनिंग का मतलब है मोर पार्टिसिपेंट्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम। और ब्रॉडर करा जा सके, इस एस्पेक्ट को और ज्यादा बड़ा करा जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर इस पूल में आ सके। ठीक है बच्चों, चलो। बैंकिंग सेक्टर अगर बात करें, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं। प्री इंडिपेंडेंस क्या था? इंपीरियल बैंक्स से, मर्जर ऑफ बैंक ऑफ बंगाल एंड बॉम्बे एंड मद्रास, ये हिस्टोरिकल चीजें थोड़ी सी। 1935 में हमारा क्या हुआ? आरबीआई स्टैब्लिश हुआ। 69 में क्या हुआ? नेशनलाइजेशन हुआ 14 मेजर बैंक्स का, विच इंक्लूड्स पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। 1980 में आगे क्या हुआ? 6 बैंक और नेशनलाइज हुए। फिर 1990 में एंट्री हुई प्राइवेट बैंक्स की, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक। ठीक है, तो अगर आपसे बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में कुछ पूछा जाता है तो आप ये हिस्टोरिकल चीज अपने आंसर में ऐड कर सकते हो, जिससे आपके आंसर की थोड़ी सी वेटेज बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है, ईयर्स के साथ अगर आप बता दोगे कि प्री इंडिपेंडेंस ये वाला बैंक था, फिर 1935 में फिर आरबीआई आया, फिर और नेशनलाइज हुए बैंक्स, फिर कुछ प्राइवेट बैंक्स की एंट्री हुई लास्ट में, ये सारा आप अपने आंसर में ऐड करोगे तो आपकी वेटेज बढ़ेगी। ठीक है ना। चलो, रिसेंट अगर बात करें, पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कुछ इंट्रोड्यूस हो गए। अब स्मॉल फाइनेंस यानी छोटे लेवल पे फंड्स प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोग्राम्स भी हैं। डिजिटल लैंडिंग एंड नियो बैंकिंग या फिनटेक ग्रोथ। अब डिजिटल लेवल पे भी लैंडिंग्स प्रोवाइड होने लगी है कि आपको जाके पर्सनली विजिट करने की जरूरत नहीं है बैंक्स पे, आप डिजिटल बेसिस पर ही लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास आ जाते हैं फंड्स, राइट। मेगा मर्जर्स ऑफ पीएसबीज, पीएनबी प्लस ओबीसी प्लस यूनाइटेड बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स आप देखोगे मर्ज हुए। ठीक है, आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीईसी एक बन चुका है।
अभी इसका पायलट यानी कि अभी इसका सैंपल चल रहा है, अभी बेसिकली फाइनलाइज नहीं हुआ। अभी जिस दिन ये फाइनलाइज हो जाएगा, अगर पूरे अच्छे तरीके से रेगुलराइज हो जाएगा, तो क्रिप्टो करेंसीज की भी वैलिडिटी बन सकती है हमारी कंट्री में। और हमारी कंट्री इंडियन डिजिटल रुपी भी लॉन्च करने का सोच रही है, कि जिसकी जो इसके अंदर गवर्न होगा, जो हमने लिखा ना अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो इंडियन डिजिटल रुपी लाइक बिटकॉइन, ठीक है ना। तो उस डिजिटल करेंसी को भी, जो आप पैसा डिपॉजिट करते हो बैंक में, वो डिजिटल करेंसी नहीं है, वो तो आप ही का मनी है जो डिजिटल फॉर्म में यूपीआई में आपको दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं कि ऐसा मनी जो डिजिटली रहेगा, उसको डिजिटली ही आप यूज कर सकते हो आगे, ठीक है ना, लाइक बिटकॉइन। तो वो भी आगे प्लान्ड है अभी, पर अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो ये रिसेंट रिफॉर्म्स है, ठीक है बच्चों। फिर आता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसबीज। गवर्नमेंट की होल्डिंग 50% से ज्यादा है। ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर। जब भी कभी गवर्नमेंट का रोल कहीं पर आएगा तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, राइट। फाइनेंशियल इंक्लूजन और रूरल डेवलपमेंट करना, एग्जांपल में सेबी, पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया। फीचर्स में लोअर सर्विसेज चार्जेस, ट्रस्ट बेस्ड और प्रॉफिट मेकिंग। तो पीएसबी इसका मेन काम क्या है? हर जगह जैसे आपने देखा होगा कि प्राइवेट बैंक्स में चार्जेस, चाहे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने से लेकर के जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं कहीं ना कहीं, और गवर्नमेंट बैंक्स में कुछ फैसिलिटीज ऐसी है कि चार्जेस आपको कम देखने को मिलेंगे, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स हैं और इनके अंदर सर्विस चार्ज कम है, ट्रस्ट बेस्ड होते हैं और प्रॉफिट मेकिंग होते हैं लोग, मतलब गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना। चलो, नाउ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, स्टैब्लिश कब हुई थी भैया? 1 जुलाई 1948 में, अंडर आईएफसी एक्ट 1948 में। सबसे पहले रीजन क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंस कैपिटल मार्केट वर अंडर डेवलप्ड। जब इंडिपेंडेंस के बाद इतनी जल्दी ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं था, तो ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई, स्लो रेट से ग्रोथ हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। कैपिटल मार्केट अभी भी अंडर डेवलप थी। बैंक कुड नॉट मीट द लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल कैपिटल नीड्स। अभी भी वो कैपिटल नीड्स यानी कि जो बड़ी नीड्स होती है, लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल नहीं थी हमारी मार्केट, उसके अंदर थोड़ा टाइम लगा, राइट। सो फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआई ऑफ इंडिया माना गया इसको। किसकी बात कर रहे हैं? आईएफसीआई की, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। चलो, 1991 में क्या हुआ? लिबरलाइजेशन, जो एलपीजी पॉलिसी थी 1991 में आई थी। कन्वर्टेड फ्रॉम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। अब तो कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो हो रहा है, पहले 1956 था, तो उसके तहत इसको एक कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर दिया गया। 1999 में आईएफसीआई लिमिटेड नाम हो गया इसका। करंट स्टेटस क्या है? लिस्टेड ऑन बीएसई एंड एनएससी, क्लासिफाइड एज एनबीएफसी एनडी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह ट्रीट होता है ये। नॉन डिपॉजिट टेकिंग, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? टू प्रोवाइड दी लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब ये पूरे तरीके से डेवलप्ड है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल भी है। टू इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ऑफर एडवाइजरी सर्विसेज टू गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स को एडवाइजरी सर्विसेज भी देती है ये। एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर स्कीम्स लाइक शुगर डेवलपमेंट फंड, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम अंडर दी आत्मनिर्भर भारत। ये नाम है जो आपको एज इट इज याद करने, स्पेक्स और एमएसआईपीएस, ठीक है बच्चों, नोडल एजेंसी। प्रमोटेड की इंस्टीट्यूशंस लाइक एनएससी और हमारा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसएचसीआईएल, आईसीआरए और टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कुछ की इंस्टीट्यूशंस है जिनको प्रमोशन मिला है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। सब्सिडरीज में करंट जो है हमारे पास स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, ये देखो ये नाम आपको याद रहेंगे नहीं, मुझे पता है इतनी आसानी से। इनको आपको जितने मैक्सिमम एक एक दो दो करके आप याद कर सकते हो और अपने एग्जांपल में मेंशन कर सकते हो। इसमें कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है बेटा, सीधा सीधा नाम है जो करंटली आपको जो मतलब जो इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज हैं जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में या इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसके अंदर जितने मैक्सिमम नाम आप याद कर सकते हो अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं इसको खाली। सोशल इनिशिएटिव्स के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि। तो ये वो फिर से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हो। वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट, ₹200 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस 50 करोड़ फ्रॉम आईएफसीआई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो अगर आप इनको मेंशन करते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इन वेंचर कैपिटलिस्ट का ये जो गवर्नमेंट की तरफ से प्लान्स हैं, जो अमाउंट्स एलोकेट हुए हैं, तो ये अगर आप अपने आंसर में चीज़ें मेंशन करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके आंसर की थोड़ी सी वेटेज बढ़ती है बच्चों, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम के बारे में, तो उसके अंदर आप ये सब चीज़ें मेंशन करोगे, बताओगे कि शेड्यूल कास्ट और इनके लिए इतने इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एलोकेट करी है, तो कहीं ना कहीं बेटा आपके आंसर की वेटेज बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए दिखा रहा हूं मैं आपको। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बी अ फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर इंडस्ट्रीज, ये कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज है। रिमेन द कॉम्पिटिटिव एंड सेंसिटिव टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? इकोनॉमी की ग्रोथ। डिजाइन द कस्टमर फोकस्ड सॉल्यूशन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंधाधुंध कुछ भी बना रहे, कस्टमर फोकस सॉल्यूशंस होने चाहिए। एनहांस दी आईएफसीआई's रेपुटेशन, इनकी रेपुटेशन भी मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म फंड्स अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्टेड होती है और उनको लोन्स प्रोवाइड करती है, तो इनकी भी एक रेपुटेशन लंबे समय तक बनी रहनी चाहिए,
ठीक है बच्चों, चलो नाउ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सिडबी जिसका नाम आपने सुना होगा, कब स्टैब्लिश हुए? ये डेट है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2 अप्रैल 1990। रोल क्या है? प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एमएसएमईज बोलते हैं इसको। तो एमएसएमईज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे पास बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रमोट फाइनेंस एंड डेवलप द एमएसएमई सेक्टर, यानी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है बेटा एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करना। सिडबी का, किसकी बात हो रही है? इसकी। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? एमएसएमई को सपोर्ट करना और उसको ग्रो करना। ठीक है मेरे बच्चों, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन एंगेज इन एमएसएमई फाइनेंसिंग, सपोर्ट नेशनल गोल्स, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इन ये सारे इनके क्या है? नेशनल गोल्स है। पॉवर्टी एलिवेट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो ज़्यादा से ज़्यादा, जो एंटरप्रेन्योरशिप है यानी जो न्यू आइडियाज़ है, जिनके पास जो बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उनको एनकरेज करा जाए। ठीक है जी, चलो इतना करते हैं बेटा। अभी इस चैप्टर में और भी है, बाकी बेटा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जो जो चीज़ें कराता जा रहा हूँ चैप्टर में, आई नो थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, बट मेरे साथ बने रहेंगे तो जितनी मैक्सिमम चीज़ें हो सकती है मैं आपको कवर कराऊंगा इस चैप्टर में, ताकि आपके आंसर में मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।